Can we have a round of applause for Mr. Nitin Gadkari and Mr. Piyush Goyal? May I invite both ministers to please come up onto the stage, and may I also invite to moderate this panel CNN News 18's executive editor, Bhupen Chaubey. Ladies and gentlemen, a round of applause for Ministers Nitin Gadkari, Piyush Goyal and Bhupen Chaubey, who will be moderating the opening panel. Thank you very much, Zaka. Namaskar, Sathiyon. Great welcome and thank you to the two honorable ministers as well. Great to be here and great to see all of you. It's always a very interesting phenomenon to be not just facing a television camera, facing a live audience, have two critical decision makers, and actually throw some light on what is the India story, what's going on, how far have we come in these last 4 years, if at all, because there are two views. The opposition, as we're seeing, already wants us to believe that India is sinking. And here we have our topic, India is rising. So I hope that with the presence of the two honorable ministers, we'll have some clarity on what is the India story. So great welcome to both of you and thank you so much for spending time with us. So Nitin Babu, let me first begin with you. Zaka ne dekhiye bahut acha parichay diya aapka. And he said that you are eminently qualified, just like Mr. Goyal. 8 lakh crores is the value associated with the infrastructure projects. There is no better businessman come politician perhaps than you. राजनीति को आप ये बिजनेस के साथ कैसे जोड़ के देखते हैं? पहले ये समझाइए पहले. पहली बात तो मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ. That is a misimpression in your mind. रोड सेक्टर में लॉस नहीं होने देते ना आप किसी चीज में. मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मुंबई में जब मैं मंत्री था तो मुझे देश का पहला पीपीपी मॉडल में बीओटी रोड बनाने का सौभाग्य मिला, वो ठाणे भिवंडी बाईपास, और बाद में 55 फ्लाईओवर्स, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, और पैसा खड़ा करने का भी अनुभव आया. तो दैट एक्सपीरियंस ने मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार के पैसे से बाहर का भी पैसा कैसे ला सकते इसका अनुभव आया. और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे इतना लोगों ने सहयोग किया है कि अभी हमारे टीओटी प्रोजेक्ट, अभी हमने 8-10 दिन पहले 6000 करोड़ हमने एक्सपेक्ट किया था, 150% ओवर सब्सक्राइब हुआ, हमको 10,000 करोड़ मिले. बीच में मैं कोचिन शिपयार्ड के लिए 1600 करोड़ खड़े करने के लिए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज गया था. 10 बजे उस दिन इंडेक्स 300 पॉइंट नीचे गया था, और 10 बजे जब मैंने बेल बजाई तो 10:36 पर हमको 1,26,000 करोड़ 76 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ. 76 टाइम्स. 76 टाइम. क्या बात है. ह्यूज अप्लॉज फॉर दैट. ह्यूज अप्लॉज फॉर दैट. तो अब मैं थोड़ा सा अलग सोच रहा हूँ. अब मैं बड़े लोगों को पैसे लेने के बजाय मैं छोटे लोग जो है, सर्विस क्लास के हैं, कांस्टेबल है, डिफेंस वाले हैं, कोई पत्रकार है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई रिटायर्ड आदमी है, उसको मैं, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट अब कम हुआ है, तो मैं 7.5 से 8% तक इंटरेस्ट उसको 10 साल के लिए हर मंथली दूंगा, और मैं उनसे इन्वेस्टमेंट लेकर अब रोड बनाना चाहता हूँ. ये मेरी इच्छा है. ये आपकी इच्छा है. चलिए, ये तो बहुत अच्छी इच्छा है कि जो मिडिल क्लास वर्ग है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको भी आप चाहते हैं कि उद्यमी बने. वो कोई चिट फंड में डालते, इधर डालते, उधर डालते, उसके बजाय NHI ट्रिपल रेटिंग है. वर्ल्ड एजेंसी ने NHI को AAA रेटिंग दिया है. NHI की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, और इसलिए इन लोगों का पैसा सुरक्षित है, और उसमें अगर इन लोगों को पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो बैंक की तुलना में ज़्यादा रिटर्न्स भी मिलेगा, और सर्विस क्लास के लोगों को एक राहत मिलेगी. और मेरी इच्छा है कि उनके इन्वेस्टमेंट पर अब मैं एक्सप्रेस हाईवे, फ्लाईओवर्स और बड़े-बड़े रोड प्रोजेक्ट उनके पैसे देकर. Okay, Mr. Goyal, let's hear from you then. What's the story of Indian Railways, sir, under you? You know, we keep hearing India is going to completely change in 2022. I was reading in the papers today, there's Mission 2024 also. I thought I must ask you today, if I was to travel in an Indian train in, say, 2025, what should I be looking out for? You'll find the world's best railway system working in India. Best railway system? In the world. In the world. With clean toilets, train running on time, good air conditioning. I think it's an entire experience. We have two major customer elements. We have the goods traffic and we have the passenger traffic. In terms of goods traffic, I think what the people want is
a predictable, timely delivery of their goods, safe and secure, and reasonable and affordable freight rates. On the passenger side, you're looking for, if I may suggest, the charm of the old Indian Railways coming back. You want good catering, you want clean coaches, clean stations. One is looking for high levels of safety. One wants some modern technological interventions coming into the system. And I think we are working on several fronts which will make Indian Railways the world's safest, most comfortable, and most affordable railway, where a rich man can travel to enjoy the charm of the railways, but the poorest of the poor will have this as his mode of transport, which is ultimately the social objective of any national utility. I must tell both of you that today we have a lot of fact checkers in the audience. You know, we have a whole range of economic policy watchers and editors who are all armed with data. So do bear in mind that everything you see is being fact checked and will be cross checked. There is one question, sir, which comes to my mind. संकेत है क्या या धमकी दे रहे हो या धमकी नहीं, बस बता रहा हूँ आपको. बता रहा हूँ क्योंकि कितनी बार क्या होता है, you know, there is data points which are thrown in and they just get washed aside. So I want you to know that won't happen today. So here's data number one, sir. The latest CAG report suggests that the railways operating ratio has weakened to 16-year low of 96.5 in 2016-17. How do I understand this? Please explain to me. बहुत स्वाभाविक है. It's very, very natural. We've just had the 7th Pay Commission. Because of the 7th Pay Commission, there's been a huge increase both in the salaries and in the pensions. Simultaneously, the situation at the current time is not conducive to burdening the freight traffic or the passengers with passenger fare hikes. I think logistics cost has been an area of concern for the nation as a whole. Both Gadkari ji and I have been working to try and bring down the logistics cost collectively and in conjunction and supporting each other, so that we can become comparable to world standards, where people say 8 to 9% is a reasonable cost of the product to be attributed to logistics. India is closer to 14%. I think when both the ministries work in tandem and achieve the objectives with which we have set out, we'll be actually able to bring down this cost to 8%, along with the benefits we get from the GST regime. Having said that, this is going to be a transitionary period where we are looking at huge gains coming from efficiency. I'll give you a simple example. We are looking at transforming the signaling system of the railways. Currently, we have a 100-year-old signaling system. Now, it's another question. I hope some of these fact checkers also like to check up why for 65 years nobody thought of this. Nobody thought of a modern signaling system. What about bridges, sir? You know, a lot has been said about bridges being... You're right, absolutely. We've done an audit of all the bridges. In fact, I'm taking the help of Mr. Gadkari's department, which is very good on the bridge technologies, the new, faster construction technologies. The idea is that all these speed restrictions that have plagued the railways for so many years, how do we resolve each one of them? In fact, my last meeting before I came here today was on doubling the freight average speed of the country. Currently, it's at 23.5 kilometers per hour. The freight trains in India run at an average of 23.5 kilometers. Our effort is to make it at least 47. And on the passenger side, to increase the 46 kilometer, which is the average speed, to about 71, 72 kilometers. Now, that can be transformational in terms of efficiency, in terms of speed of travel, in terms of faster movement of goods and passengers, and obviously in terms of revenue, so that I could possibly 2 years, 2.5 years down the road, look at reducing freight rates and encouraging some traffic to move out of Gadkari ji's roads onto the railway system. Okay. I hope these railways will also pass through Andhra Pradesh and Telangana and all these states where, you know, where all the leaders are upset with you, which we will come to, in a moment, There's a mic actually next to you also, so you can use that. But Nitin Babu, आप जरा बताइए सर, मैं नोएडा में रहता हूँ, नोएडा से दिल्ली डेली आता हूँ, मैं हमेशा देखता हूँ कि जो निजामुद्दीन ब्रिज है, वो बहुत चौड़ा होता जा रहा है वो. आपका जो एक कमिटमेंट था कि दिल्ली से मेरठ 45 मिनट में पहुंच जाएगा बाय रोड, ये बताइए कि हम अभी कितनी दूर हैं उस सपने को देखने में? देखिए, दिल्ली से दासला ये पहला 10 किलोमीटर 14 लेन है और ये दुनिया का, देश का
दुनिया का नहीं, देश का पहला 14 लेन रोड है और जिसके दोनों बाजू में 2.5 मीटर हमने साइकिल ट्रैक किया है और लगभग रोड पूरा हुआ है। 8 या 10 तारीख को प्रधानमंत्री के हाथ से उसका इनॉग्रेशन करने जा रहा है। 10th ऑफ ये अभी? Yes, yes. क्या बात है, हार्टिएस्ट कांग्रेस। आप में से कितने लोग हैं? हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली हैव ट्रैवल्ड ऑन दैट स्ट्रेच फ्रॉम निजामुद्दीन ब्रिज ऑल द वे अप टू मेरठ? ओके, क्वाइट अ फ्यू। ओके ओके ओके, सो यू हैव गुड न्यूज़ कमिंग अप फॉर यू देन। ये बाद में जो दासना के बाद ये जो ग्रीन हमारी अलाइनमेंट है मेरठ तक, उसका भी काम शुरू है। उसको बाकी 3 पैकेजेस है, उसको और 1 आध साल लगेगा। और ये जो आज 3.5 घंटा लगता है मेरठ से दिल्ली आने के लिए, ये 45 मिनट में होगा। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो दिल्ली के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे की बात की, अब तो मैं भूल गया उसको, पर उससे भी काफ़ी बड़ा करीब 12,000 करोड़ रुपए हमने खर्चा किए। और जो सुप्रीम कोर्ट में केस गई थी, काफ़ी देर चला, कमेटी बनी थी भूरेलाल जी की वगैरह, वो हाईवे अब लोग ईस्टर्ली बाईपास हम पूरा कर रहे हैं, वो भी 8-10 तारीख को ही प्रधानमंत्री इनॉग्रेट करेंगे। मतलब वाकई अच्छे दिन आने लगे ये तो। ये हाँ, जो अच्छे दिन का प्रॉमिस है देखिए यही पूरा हो रहा है। ये इसकी विशेषता ये है कि कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में जाने के लिए दिल्ली के बीच में से जाना पड़ता था। ये जो रिंग रोड दिल्ली की बन रही है, ट्रैफिक बाहर के बाहर जाएगा और उससे दिल्ली का 50% ट्रैफिक जाम और 50% पोल्यूशन इस रोड के कारण कम होगा, ऐसा अंदाज है। और ये दिल्ली के लिए आने वाले समय में हमारी सरकार की और प्रधानमंत्री की ये दोनों बहुत बड़ी भेंट होगी, जो दोनों का काम हम पूरा कर रहे हैं। और तीसरी बात जो भी दिल्ली के लिए बहुत, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे 7,000 करोड़ का, उसको भी हम लोग 3 पैकेज हमने अवार्ड कर दिए हैं और हम लोग इसी 15-20 दिन में उसके कार्य का शुभारंभ कर देंगे। उससे भी ये जो होटल से आगे, मुझे दिल्ली की ज्योग्राफी ज़्यादा मालूम नहीं है, पर ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के कारण निश्चित रूप से यहाँ भी ट्रैफिक जाम काफ़ी कम होगा। और ये जो आप मुंबई में सुना हमने कि आप एक फ्लोटिंग होटल बनाने वाले थे, वो फ्लोटिंग होटल को लेके आप बड़े विवाद में फंस गए, वो क्या हुआ सर? वो नहीं, कोई विवाद में नहीं है, बन रहा है वो समुद्र के हाँ, किनारे। वो जो फ्लोटिंग होटल है वो आ गया और अभी क्या तैरता हुआ होटल बनेगा? क्या बनेगा वो? नहीं, वो जो जहाज पर होटल होगा और लोग जाकर वहाँ 3 स्टार 5 स्टार जैसा उसका यह होटल होगा। अभी आप बेचारा आम आदमी कहाँ जाएगा सर उसमें, वो 3 स्टार 5 स्टार होटल में? नहीं, प्रसून जोशी जी जाएंगे, यहाँ पे बैठे हैं, वो जाएंगे, देखिए अपने नहीं, मित्रों के साथ। इतना मैं अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी मुंबई में 80 क्रूज आए और मैं और मुख्यमंत्री जी जब गए थे तो ये जो हॉल है ना, इससे दुगना बड़ा हॉल था, 28 रेस्टोरेंट थे और करीब 3,500 रूम्स थी उसमें, 9 मंजिले की थी और एक पूरी सिटी थी। वो खेलने के ग्राउंड थे, स्विमिंग टैंक थे। और इसलिए ये जो होटल अभी पहला है, ये निश्चित रूप से मुंबई के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। व्हाट अबाउट दिस सागरमाला रोड प्रोजेक्ट जो आप बना रहे हैं सर, इस पे कितनी उन्नति हुई है अभी? देखिए, सागरमाला प्रोजेक्ट टोटल 16 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हम लोग उस पर एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसमें से 4 लाख करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो पोर्ट रोड कनेक्टिविटी, पोर्ट रेल कनेक्टिविटी और उसके साथ साथ मेकनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट के लिए थी। हमारे 12 मेजर पोर्ट है और हम और 6 मेजर पोर्ट बनाना चाहते हैं, वो प्रोसेस में है। तो ये 12 पोर्ट में हम पोर्ट लेड डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये जो पहले 4 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हमने कही थी, उसके आज 2,80,000 करोड़ के ऑर्डर हमने दे दिए। और उसके साथ साथ ये जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट है, उसमें इकोनॉमिक जोन्स है, कोस्टल डेवलपमेंट जोन्स है, पेट्रोलियम क्लस्टर्स है, इसमें फर्नीचर क्लस्टर्स है, केमिकल क्लस्टर्स है और JNPT जो मुंबई में है उसमें इकोनॉमिक सेक्टर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसमें अभी हमने लैंड दे दी है। एक कंपनी ने तो मुझे लेटर देकर अश्योर किया है कि 2 साल के अंदर 6,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे और 40,000 लोगों को रोजगार देंगे। तो केवल JNPT में 1.25 लाख रोजगार मिलेंगे। हम कांडला में स्मार्ट सिटी का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। कांडला को भी हम लोग काफी बड़े प्रमाण पर पोर्ट लेड डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट ले रहे हैं। ऐसे सभी टूटीकोरिन है, काफी डेवलपमेंट हुआ और काफी काम शुरू है। But sir, I mean, you know, while you say that everything is hunky dory, again, as I said that we'll be looking at facts. So एक और आंकड़ा आपकी दृष्टि में लाता हूँ. Nearly 1 in 4 central infrastructure projects worth more than 150 crores are running behind schedule. As on 1st of October 2017, a total of 1,263 projects were on the monitor of the infrastructure ministries. Of these,
297 are showing time overruns, 350 are showing cost overruns, and 103 are showing both time and cost overruns. My point is कि एक की जो धारणा बनी हुई थी कि सरकार में काम नहीं होता, काम जो है वो हमेशा होता भी है तो 5 साल में होना है तो 10 साल में पूरा होता है, उसका कॉस्ट ओवररन इतना बढ़ जाता है, चाहे जयपुर एक्सप्रेसवे हो या जो आप मेरठ की जो बात कर रहे हैं, कॉस्ट और टाइम ओवररन्स के मुकाबले में आप इसकी कहाँ प्रगति देखते हैं? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट जो है पुराने हमने 47 प्रोजेक्ट टर्मिनेट किए, फिर नए प्रोजेक्ट दिए, ये पुराने सरकार के समय के हैं। मैं जब मंत्री बना और प्रधानमंत्री जी ऑफिस में आए तो मेरे डिपार्टमेंट में 403 प्रोजेक्ट टोल प्रोजेक्ट थे और उसमें से 3,85,000 करोड़ के प्रोजेक्ट, लगभग 3 लाख करोड़ के अकाउंट एनपी हो जाते हैं। अब यहाँ अभी बैंक के चेयरमैन थे, आप बहुत से लोग होंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे डिपार्टमेंट ने भारतीय बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया। 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया। और अब मैं आपको सवाल पूछता हूं और इन सबको पूछता हूं कि मेरे डिपार्टमेंट का जो प्रोजेक्ट ऐसा बंद पड़ा हुआ है, एक आधे प्रोजेक्ट का नाम बताओ। सब चल रहा है। कहाँ है गौरव चौधरी, इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर, इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर, moneycontrol.com is here। वो सब बातें आपकी नोट कर रहा है और देखिए अभी नाउ लेट्स गिव हिम अ माइक, let's see whether he can challenge the minister on anything today। Is there a mic for Gaurav? Gaurav, ये गौरव चौधरी हैं, ये हमारे moneycontrol.com के इकोनॉमिक Thanks, Bhupen. Mr. Gadkari, when you set out the targets for 17-18 this year, in April last year, you said that you're going to build 15,000 kilometers of highways, which is about 41 kilometers a day. As of March 7 this year, and we are nearing the end of this year, you have built 7,589 kilometers, which is about 22.51 kilometers a day. 22.51 kilometers a day, which is only slightly higher than what the UP achieved in the last 2 years. What went wrong? अभी मार्च एंड को टाइम है और मेरी बात को आप रजिस्टर कर लेना और नहीं होगा तो आप ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। वो तो लगाना पड़ेगा ना सर, आप जो कमिटमेंट देंगे तो आपको बता रहा हूँ कि मार्च पूरा होगा तब 28 किलोमीटर पर डे रोड का टारगेट अचीव होगा। सर 2 साल पहले आपने कहा था कि भूपेन तुम मेरे साथ चलना, नाव में बैठ के हम लोग आगरा जाएंगे दिल्ली से। वो कहाँ है वो नाव? वो पहले रोड का मैं वेट कर रहा हूँ अभी भी नाव की। मैंने उसका भी जवाब देता हूँ। अभी मैंने टारगेट रखा था 40 किलोमीटर का। ये तो स्वाभाविक होता है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को कहते हैं कि तू मेरिट में पास हो, तो वो कभी कभी 75 to 80% मार्क लेता है, तो बोलते हैं तेरे को और मार्क क्यों नहीं मिले। तो टारगेट इज अ डिफरेंट एंड डिक्लेरेशन इज अ डिफरेंट। और मैं आपको बताता हूं कि नेक्स्ट ईयर मैं 40 किलोमीटर पर डे का टारगेट पूरा करूंगा। आज तक हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा 18 किलोमीटर तक ही बना है। हाँ, एक बात जरूर है, जैसे आपने मुझे प्रश्न पूछा कि मैंने ये कहा था कि मैं सी प्लेन लाऊंगा, कैटरमैरन लाऊंगा और यमुना में मैं ड्रेजिंग करके आगरा तक लोग एयरपोर्ट से आएंगे और ले जाऊंगा। पर माननीय स्वतंत्र कुमार जी जो है अभी रिटायर्ड हो गए, उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट को स्टे कर दिया। बाद में एक कमेटी ने मुझे कहा, ड्रेजिंग को तो मनाही की, पर आगे कहा कि अगर चलानी है तो ये जो इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बोट चला सकते हैं। जबकि दुनिया में मैंने देखा कि मैंने यूएसए से लेकर यूके तक यूरोपियन कंट्रीज में देखा है, ऐसा नहीं है। पर आखिर जज है, उनका फैसला है, उन्होंने मेरा काम बंद किया है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। So judges कोई यहाँ पे है? Is there any former judge here? Maybe we can get them to speak to Mr. मैं उनके निर्णय का सम्मान करता हूँ, पर फिलहाल उन्होंने मेरे काम को रोक लगाया, इसलिए मैं काम नहीं कर पाया। अब इसके लिए भी आप मुझे जिम्मेदार ठहराना चाहते हो तो मैं आपके दरबार में हाजिर हूँ। Let's move forward with Mr. Goyal then. So what about private sector participation in development of Indian Railways? A lot is being said that private sector, there are some stations that you have already leased out to some private companies. Train sets can be run by private sector players. How is that entire project taking up shape in place? Just one thing, because the targets issue came out, I'd like to state that this government has believed in keeping very, very aggressive targets, because we genuinely believe that you have to push the teams for extraordinary performance. Now, in an earlier day and age, 1 or 2% growth or 5% growth used to be considered a very good growth. MOUs and targets were set at that level, and that also was not being achieved. I would like to ask the same money control gentleman that what kind of targets were set earlier and what kind of targets are set now. For example, in electrification in railways, this year we have set a target of 4,000 kilometers and we are monitoring it by the day.
And the same point जो माननीय नितिन जी ने कहा, what we have completed is 4,000, but of that the CRS, the Commissioner of Rail Safety Clearance, has come for about 2,700. पर जो भाई साहब ने कहा वो हम 4,000 achieve कर देंगे. But that's how the system works. The CRS is now working to check all those lines that have been completed, and they've assured me 800 kilometers they'll do next week, and the balance will be done the week after. Some 300 kilometers they are struggling for manpower and stuff like that. Now that's possible, eminently doable, but did this country ever imagine doing 4,000 kilometers of track electrification in a year? And we are gradually going to push them towards 8,000 in a year, because we believe the nation's climate change initiative demands that kind of speed of action. Track renewal, the country has had backlog of track renewal for years and years. Why, sir? I mean, Harish Rawat, former Uttarakhand Chief Minister, has also walked in. So good time for us to, while we look at Rising India and while we look at the next chapter in India's growth, can you now, in course of your experience, and you've now had such a rich experience, power, coal, railways, what do you think was the fundamental problem during the UPA years? Why couldn't we achieve the kind of targets that you all are trying to achieve or have achieved? Well, it should not get into a political slugfest, but the reality No, not a slugfest, but just to understand the reality. The reality is, in the past, first of all, there was no visionary, big picture ideas that were being focused on or that were being targeted. Point one. Point two, the leadership was not willing to take bold decisions. And I've always held the ownership of a company or a corporation, or whether it's a government project or private project, since you asked me the question on privatization, is really immaterial. It's vision and leadership that define success. We've had enough failures in the private sector. We've had more problems in the private sector possibly than in government companies in many sectors. So I think what's important is vision, which was lacking. What's important is mindset change, which was lacking. So every time in the past you would hear there's a shortage of funds. Mr. Gadkari changed the paradigm of thinking. He said funds will never be a constraint, let's think big. And actually we are finding in government that as we proceed with very big and bold targets, big and bold vision, money is never a constraint if your intention is right, sincerity of purpose is there, it's a corruption-free regime, no corruption in the whole system, so everybody gets a free and fair opportunity. And as regards privatization, small elements are seeing private sector engagement, freight terminals, good sheds getting privatized, a few train lines have come in through private initiative connecting Mundra port, connecting Pipavav port. But the Indian Railways primarily still remains a public utility. It's still service oriented. It's not a profit oriented organization. It's not expected that we look at full user charges. More so, we want to make it a convenience available for the common passengers. For example, we put up Wi-Fi in about 300 odd stations already. The target is to take Wi-Fi across Indian Railways to 8,000 stations. Now, we are not charging customers an arm and a leg like a private sector would do. We are looking at it as a service to the people. So like let's say I see on board a few Shatabdi Express trains now, you've started off with video, live streaming of video which is taking place. What's the possibility, let's say across Rajdhani Express trains or all air-conditioned trains at least, where maybe the upper class of passengers who may be in a position to pay more? First of all, this government focuses first on the poor passengers. That's another mindset change that you better get used to. Okay, fair enough. Our first focus, so traditionally, the Rajdhanis and Durontos and Shatabdis were the focus of the railways. इसको ठीक कर लो तो criticism भी कम होगा, प्रतिक्रिया नहीं आएगी. ये vocal audience हॉल में जितने लोग बैठे वो शायद और इस audience में वो बैठे हैं. पर मुझे पूरा विश्वास है कि इस audience का दिल धड़कता है उस गरीब आदमी के लिए जो गांव से ट्रेन लेके काम करने आता है या जो यहाँ से गांव जाता है. See, Farooq Abdullah ji is listening to you very intently. दिल और दर्द उनके साथ. And he's nodding his head. I don't know in agreement or disagreement. We'll find that out in a moment. नहीं, फारूक जी और हमारा कोई इस विषय में disagreement नहीं है. अब वो नेहरू और गांधी और पटेल जी के क्या रोल था पार्टीशन में, उस पे जरूर हमारा शायद अलग विषय हो सकता है. So लेकिन एक जरूर कहना चाहूंगा, हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब एयर से भी ट्रैवल करते हैं, अच्छी सुविधा हम सबके पास है. लेकिन हम अगर पीछे जाएं इतिहास में, अपने अतीत में जाएं, तो मुझे पूरा विश्वास है हम सबके भी परिवारों ने कभी ना कभी, शायद 10 साल पहले, शायद 50 साल पहले, शायद 100 साल पहले, कभी ना कभी कोई ट्रेन बोर्ड करी होगी
और वो ट्रेन बोर्ड करके हम लाइफ में आगे बढ़े होंगे, शहर आए, कुछ पढ़ाई के लिए बाहर गए, कुछ पढ़ लिख के कुछ बड़े बने, और हम सबके जीवन में रेलवे का कोई ना कोई अंग, कोई ना कोई प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा अपने जीवन को बढ़ाने में. It's a good thing to do actually. आपका तो डेली ईमेल आता है हम लोग के इनबॉक्स में. Maybe you can ask people to share their stories, their life stories on railways. Yeah, my intention is to bring the charm back, and that can only be possible once everybody also engages. थाली तो दो हाथ से बचती है. अगर कचरा होता है तो कोई फेंकने वाला है, तभी कचरा होता है. अगर खाना अच्छा नहीं है तो कोई उसके बहुत चुपचाप से खा लेता है बिना कंप्लेन करे, तभी खाना खराब होता है. Okay, let's मैं get a mic. समझता हूँ I need more engagement from all your. Yeah, sure. I'm just waiting for a mic to be given to Dr. Farooq Abdullah. No, mic बहुत सारे, चिंता मत करिए. माइक पे सर, एक सेकंड. लेट्स जस्ट गेट अ माइक ताकि सुनाई पड़ जाए लोगों को. जी जनाब, चल रहा है. मैंने एक ही सिंपल सवाल करना है. मैंने रेल में सफर किया है, कई दफा दिल्ली से जम्मू गया हूँ, जम्मू से दिल्ली आया हूँ. ईमानन आपसे कहता हूँ, जो आपकी एयर कंडीशन कोचेस हैं वो इतनी गंदी है, और जो उसमें वो बिस्तरा देते हैं, अगर कोई बीमार नहीं होगा वहाँ ज़रूर बीमार हो जाएगा. मेहरबानी करके इस रेलवे स्टेशन के बारे में मैं नहीं कहूँगा, मगर ज़रूर आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इन सुविधाओं को ज़रा बेहतर कीजिए. अगर आप उनके तकिए देखेंगे, ईमानदारी से मैं कहता हूँ, those takias should be thrown out of the bloody. No, I am very grateful for this passenger feedback. पर शायद आपका एक्सपीरियंस थोड़ा पुराना होगा, डेटेड होगा, पर अगर अभी का है तो मैं फारूक साहब आपसे और आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर ये चीज आप हाईलाइट करते हैं तो हम सब के लिए भी सुविधा होती है उस पर एक्शन लेना और उसको ठीक करना. I completely agree with you. I had a similar experience. मैं एक उदाहरण देता हूं. हमने एक नया प्रयोग अभी शुरू किया है, आदिल जैनुल भाई की मदद लेके, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया. हमने 100 नौजवानों को, युवा युवतियों को एंगेज किया क्वालिटी काउंसिल के माध्यम से कि वो देश की ट्रेनों में घूमे. उनको मैंने कहा आपका कोई काम नहीं है, आप सिर्फ ट्रेन में घूमिए. ट्रेन में क्या सफाई है, ट्रेन में खाना कैसा है, जब स्टेशन आता है तो उतर के देखो स्टेशन कैसा है, क्या क्या चीजें लैकिंग है, क्या क्या चीजें सुधारनी है. अब मुझे 100 लोग बिठाने पड़ रहे हैं टिकट लेके जो घूम के मुझे फीडबैक देंगे. लेकिन अगर यहाँ बैठे हुए लोग, शायद यहाँ एयरलाइन ट्रैफिक ज्यादा होगा, पर आपके चैनल के माध्यम से अगर आप देश भर में ये जागृति लाएं, ट्रेन ट्रैफिक तो हम एक्शन भी ले सकते हैं. सरकार में आप सब जानते हैं, एक्शन लेने के लिए कोई बेसिस चाहिए. आई कांट किक आउट एनीबडी, आई कांट सैक एनीबडी, आई कांट इवन सैक अ कॉन्ट्रैक्टर, कोर्ट में हार जाऊंगा. किसी स्टाफ पे एक्शन लूंगा तो सीएटी कैट में हार जाऊंगा. तो ठोस सबूत मिलता है तो एक्शन लेके सुधार भी सुनिश्चित हो सकता है. No, that's true. You were one of those ministers who's very active on social media, and I myself once saw when I was traveling on board a train, I tweeted about a food packet which was contaminated, and by the time I got off the train, there was action which was being taken. So I have no disagreement with you on that. But let me move on to the political territory. Nitin Babu, देखिए आजकल क्या हो रहा है. इतनी अच्छी बातें आप लोग बता रहे हैं, रेल में इतना सुधार हो रहा है, सड़क में इतना सुधार हो रहा है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि कुछ सुधार नहीं हो रहा है. ये रेल सड़क ये आंध्र प्रदेश से नहीं जा रही क्या? ये वहां पे कुछ नहीं हो रहा है क्या? देखिए, उनका पॉलिटिकल विषय क्या है उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मैं इतना कहूंगा कि आंध्र प्रदेश में जब से आंध्र प्रदेश तैयार हुआ तब से जितने हाईवे थे उसके दुगने मिले. दुगने मिल गए? हाँ, और मैं 1.5 लाख करोड़ के रोड केवल आंध्र में बना रहा हूँ. नहीं, पैसे दिए गए कि बन रहे हैं हाईवेज? रोड बन रहे हैं काफी, उनको भी मान्य है. नहीं, पैसे दिए गए या रोड बन रहे, मैं ये पूछ रहा हूँ. पैसे देखिए, राष्ट्रीय महामार्ग में रोड के टेंडर निकालकर उनके राज्यों में हम काम करते हैं. जो एनएच की स्ट्रेंथ थी वो हमने दुगनी से ज्यादा कर दी. दूसरी बात, पोलावरम करके उनका एक बहुत बड़ा डैम है, 60,000 करोड़ का है, जो उनके प्रतिष्ठा का विषय है. मैं लगातार उस डैम का मैं भी करता हूँ, कोई अड़चने आई बीच में, पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 2019 को पूरा करने के पहले हम लोग निश्चित रूप से ये पोलावरम का काम पानी हम लोग रोकेंगे. वो भी काम कर रहे हैं. मुझे लगता है कि अरुण जेटली जी ने भी उनको जो कहा था कि आपको विशेष राज्य का दर्जा देने के कारण जितना फाइनेंशियल पैकेज होता है उतना भी हम आपको देने के लिए तैयार है.
पर संविधान में इस प्रकार का विशेष दर्जा देना ये संभव भी नहीं है। और दूसरा एक आप बात देखिए, अब एक स्टेट मांगा तो दूसरा मांग रहा, तीसरा मांग रहा, और सभी लोग अगर स्पेशल स्टेटस मांगेंगे तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। और इसलिए हमने उनको कहा कि हम आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, हम आपको फाइनेंसेस देने के लिए तैयार है। जेटली जी ने हर बार कोशिश की, मैंने कोशिश की, और मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी तो वही बता पाएंगे कि वो क्यों नाराज है। But Piyush ji, you know, you're a veteran political crisis manager, I say. What went wrong? I mean, Chandrababu Naidu today is leveling some very serious allegations, political in nature. Yes, he's accusing your party, the Prime Minister in particular, of colluding with anti-TDP forces to embarrass him and to dislodge him. What went wrong between Babu and you? देखिए भूपेंद्र जी, आंध्र प्रदेश का विषय मेरे ख्याल से थोड़ा सेंटिमेंट से ज्यादा जुड़ गया, वास्तविकता छुप गई उसमें। रियलिटी ये है कि जब 14th फाइनेंस कमीशन ने एक बहुत ही सोच समझ के सुलझावा निर्णय लिया कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड जो हिल स्टेट्स हैं और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनको छोड़ के आगे से किसी प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ना दिया जाए। उनके किसी की समस्याएं हैं तो उसके लिए केंद्र सरकार मदद करे, वो अच्छी बात है। अब ये जो एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अलग अलग प्रावधान थे, उस प्रावधान के हिसाब से आर्थिक जो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी 100%, और मैं इस भरे ऑडियंस में बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मेरे पास तो पूरी डिटेल्स है, मैं पढ़ के सुना सकता हूं। 100% जो आंध्र प्रदेश के प्रति केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, हमने पूरी तरीके से निभाई है। जो पैसे का लाभ उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से मिलने वाला था, उसको सुनिश्चित किया है, उसका रास्ता निकाला है। उसमें लगभग 2 वर्ष से उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं सबमिट किए वो पैसा ड्रॉ करने के लिए, और आज सडनली बोल रहे हैं कि पैसा नहीं आया। मतलब काम नहीं हुआ और पैसा लेने का प्रयास था। काम तो कुछ हुआ ही नहीं है। हुआ ही नहीं। आप अमरावती जाके देख लीजिए क्या काम हुआ है, नहीं हुआ, फिर भी 2,500 करोड़ रुपए दे चुके हैं। तो मेरे ख्याल से हर एक विषय में पूरी तरीके से सुनिश्चित किया कि आंध्र के साथ कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं हो। उनका रेवेन्यू डेफिसिट पूरा करना था 1 वर्ष के लिए, पहले 9 महीने का पूरा भी हो गया। कुछ थोड़ा सा गैप है, 600-800 करोड़ वित्त मंत्री उसके लिए भी तैयार थे देने के लिए। सेंटर स्टेट का जो शेयरिंग रेशियो है वो 32 से 42 फाइनेंस कमीशन ने कर दिया, वो भी हमने दे दिया। जो पोलावरम वगैरह के लिए पैसा देना था वो भी हमने सुनिश्चित कर दिया। क्योंकि वो एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स ला नहीं पा रहे थे 2 साल से, तो हाल ही में जनवरी में उन्होंने कहा कि नाबार्ड से हमें दिलवा दीजिए। हमने उसके लिए भी मंजूरी दे दी कि अच्छा नाबार्ड से ले लीजिए। तो आपने सब कुछ कर दिया, फिर भी वो नहीं माने। अच्छा नहीं, मेरे समझिए आप बात। अब पैसा ही सिर्फ मांगते रहो और जमीन पे काम नहीं अगर दिखे तो उसकी जिम्मेदारी तो हमारी नहीं हो सकती है। पैसे का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अगर केंद्र सरकार के सिस्टम में चाहिए तो वो तो देना पड़ेगा, जरूर लगेगा। तो मैं समझता हूं दुर्भाग्य से यहाँ पे राजनीति और सेंटिमेंट हैज ओवरटेकन द रियलिटी। Okay. That is a sad and very unfortunate thing. I do hope Chandrababu इस पे और गहराई से। Any possibility of him coming back, or is that chapter closed now? Politics is all about possibilities. All about possibilities. Okay, so that chapter is still not closed. All right. I'll take a couple of maybe audience questions before we wrap up. Prasoon ji is here, और since आप दोनों लोग भी मुंबई से आते हैं, नागपुर से आते हैं, तो मैंने सोचा कि why don't we get Prasoon Joshi and Anuradha Sengupta is also there. Okay, Anuradha, you have a question, Anuradha. Since both these ministers have an intimate, if not emotional, relationship with Mumbai, and we're talking about rising India, we have to talk about the commercial capital. Mr. Gadkari, this question is to you. There are about 1,800 acres of land on the eastern seafront, most of it controlled by the Mumbai seaport, which reports into the shipping industry. Is there any plan to make this land available to Mumbai city, and to make it available not like the mill land was available, but as one consolidated parcel of land that can be used to really give this city a second chance at life? And Mr. Goel, you have to support that. You've just gone and inaugurated that Elphinstone foot overbridge. You've got to be able to put your voice and weight behind this. एक तो हमने ऑलरेडी 1,000 करोड़ खर्चा करके क्रूज टर्मिनल बीपीटी में बना रहे हैं।
इस साल 80 क्रूज आए हैं और हमारे इंटरनेशनल कंसल्टेंट ने कहा है कि अगले 5 साल के बाद 950 क्रूज आएंगे। हमारे देश से हर साल 1 लाख लोग सिंगापुर जाते हैं और क्रूज में बैठते हैं। तो क्रूज टूरिज्म की हमने शुरुआत की, उसका टर्मिनल का काम शुरू किया। बहू का धक्का है, वहाँ दूसरा हम टर्मिनल बना रहे हैं जिसमें रोरो सर्विस शुरू होगी। 1 अप्रैल से अगर आपको मुंबई से गोवा पे जाना है तो बहू के धक्के से आप एक 25-30 ट्रक और 150-200 कार और 4 मंजिली रेस्टोरेंट होगा, उसमें बैठकर आप 13 मिनट में नेरल में और 17 मिनट में मांडवा में जाओगे। और अलीबाग का भी 4 लेन रोड में बना रहा हूँ अप टू वड़खड़। तो वड़खड़ जाने के लिए साउथ मुंबई से जाकर जो 2.5-3 घंटा लगता है वो हार्डली 35 से 40 मिनट में वहां जाएंगे। सर, ये सब सपने तो नहीं दिखा रहे कहीं आप? ये रियलिटी है ना। देखिए, मुंबई की लैंड पोर्ट की है, उसी की जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। जो मुंबई में मेरे पास जो लैंड है उसी के दो। दूसरा, भूपेंद्र जी, कम से कम आप मेरे बारे में आप याद रखना कि मुझे कोई पत्रकार मैंने कही हुई बातों पर सवाल नहीं पूछ सकता। मैं 35 साल में राजनीति अगर नहीं होगा तो मैं नहीं कहूंगा, हाँ तो हाँ कहूंगा। और मैं जो कह रहा हूँ वो बातें नहीं होगी तो तुम मेरी पिटाई करने के लिए दाव की मैं वेट कर रहा हूँ, बोर्ड की मैं वेट कर रहा हूँ। 1 अप्रैल से रोरो सर्विस शुरू होने वाली है। दूसरी बात, मैंने ठाना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ठाना से वसई विरार तक इनलैंड वाटरवेज के लिए 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार, हमारा डिपार्टमेंट सागरमाला में 600 करोड़ उनको फर्स्ट फेज में दे रहे हैं और उसका काम 3-4 महीने में शुरू हो जाएगा। तीसरा, मुंबई का जो मुंबई में और महाराष्ट्र में जो फ्लोटिंग जेटीज बनानी है उसकी कम से कम 28 प्रपोजल मैंने मंजूर करके रखे हैं। और मुंबई का ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों जो फ्रंट है उसमें हम ट्रांसपोर्ट शुरू कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं सिंगापुर गया था और रिक्लेमेंट लैंड पर मैंने वो सिंगापुर में गार्डन देखा। अब हमने 2000 करोड़ का ड्रेजिंग शुरू किया है JNPT में। हमारा प्रयास है कि हमको इन्वायरमेंट, उसमें डेवलपमेंट प्लान में महाराष्ट्र सरकार ने करीब 350 हेक्टेयर पर हम एक गार्डन बनाने के लिए सोच रहे हैं। और वो गार्डन के लिए रिजर्वेशन के लिए महाराष्ट्र सरकार को हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने उसको लिया है। और वो होने के बाद उतना रिक्लेमेशन करेंगे और उस पर केवल हम गार्डन बनाएंगे जो मुंबई के लिए बड़ा होगा। दूसरा, उसी लैंड पर मरीना बना रहे हैं। तीसरा ऐसा है कि मुंबई में JNPT में जो कंटेनर आते हैं, रोज 1000 ट्रक भिवंडी जाते हैं और भिवंडी से मटेरियल मुंबई में आता है। अभी हमने शुरू किया है कि ये कंटेनर जो है JNPT से BPT आएंगे और BPT से मटेरियल जो है वो मुंबई में जाएगा। उससे 1000 ट्रक की एंट्री मुंबई में बंद हो जाएगी। तीसरी बात, जो वसई का क्रिक ब्रिज है उसके ऊपर गुजरात से आए हुए कंटेनर वहीं उतार कर JNPT से सी रूट से लाना और यहाँ से जो गुजरात जा रहे हैं वो वहां लाकर देना, ये भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो लैंड का डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, गार्डन भी बना रहे हैं, मरीना भी बना रहे हैं। सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। और आने वाले समय में होपफुली things will only improve. Gentlemen, thank you so much to both of you. Great pleasure to have you here. Thank you very much. Hopefully we got some idea of what awaits us as we move ahead in a pre-election year. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much.